द छोटी छोटी हेडिंग्स हैं जो इस चैप्टर में दी गई हैं। यद्यपि अपने में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन इनका छोटा आइडिया हम लोगों को लेना है, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेनी है। तो उसी के तहत पहले हेडिंग है म्यूटेशन। द सडन स्टेबल इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज म्यूटेशन। मीन्स अचानक से हो जाए, मतलब अपने आप हो जाए, स्थिर हो, ऐसा नहीं कि हुआ और फिर गायब हो गया, नहीं, और इनहेरिटेबल हो, अगली पीढ़ी में वो जा सके। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी इस सडन चेंज, जेनेटिक चेंज जो भी है, जो इनहेरिट हो सके, अगली पीढ़ी में जा सके, दैट इज द म्यूटेशन। द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगोज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेंट। अब जिसमें म्यूटेशन हो गया उनको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेंट। The agent of mutation is called mutagen. For example, UV radiations or a number of chemical organic dyes, they cause the mutation. तो जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको हम म्यूटाजेंस कहते हैं। जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस। द यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटॉन। एक्चुअली म्यूटॉन क्या है? छोटा जीन है, मतलब वो जीन, वो पार्ट जिसमें चेंज आ रहा है, उसे म्यूटॉन शब्द यूज़ कर दिया गया। द यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटॉन। व्हेन म्यूटेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू अ सिंगल बेस पेयर चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, इट इज़ कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। जैसे एक्चुअली जीन्स जो होते हैं ये नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस में होते हैं, वन आफ्टर द अदर, और अगर उनमें जैसे सपोज है ए सी टी जी ये सब है, अगर कोई एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस हो जाए या डिलीट हो जाए, ऐड हो जाए, तो ये सब जो एक साथ होते हैं उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो फिर से एक बार देख लें। व्हेन म्यूटेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू सिंगल बेस पेयर चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। बेस पेयर जैसे टी ए से होता, अब मान लो टी ए की जगह हो गया ए टी हो गया, सी जी हो गया, या और कोई हो गया, तो दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन। डिलीशन और इंसर्शन। डिलीशन मतलब कोई नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस से हटा दिया जाए, और इंसर्शन कोई नया ऐड हो जाए, ये प्राय हो जाता है। ये दीज आर द चेंजेस विच मे हैपन टू अकर। तो डिलीशन और इंसर्शन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन द ऑल्ट्रेशन इन द क्रोमोसोम्स। मीन्स पॉइंट म्यूटेशन में तो कोई एक पर्टिकुलर बेस चेंज हुआ, और जब कभी ग्रुप ऑफ सेगमेंट जो होते हैं, कई बेस पेयर्स में कट के निकल जाना या कोई ऐड हो जाना, ऐसा हो जाता, तो उसे कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल एब्रेशंस। So alteration in chromosomes results in the abnormalities or aberrations. Chromosomal aberrations are commonly observed in cancerous cells. जो कैंसर सेल्स होती हैं जनरली उनमें देखा गया है, या यूं ही और भी देखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो aberrations क्या है? ये these are the सेगमेंटल चेंज इन द डीएनए। डीएनए में लंबा डीएनए है, उसमें कई बेस पेयर्स में चेंज आ जाए, या तो नई बेस पेयर्स ऐड हो जाएं, या कट के निकल जाएं, डिलीट हो जाएं, वगैरह वगैरह। और गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा वेट करो। जैसे चेंज आ गया, उसमें फिंगर लग जाती है ना, तो आगे पीछे हो जाता है। केयरलेसनेस थोड़ी सी हो गई, इसलिए चेंज हो गया। बियर विद में। तो ऑल्ट्रेशन इन द
chromosomal aberrations bring forth much changes in comparison to point mutation. Point mutation की तुलना में क्रोमोसोमल एबरेशंस में से ज़्यादा चेंजेस आते हैं, प्राय ये कैंसर सेल वगैरह में देखने को मिलता है। अब हम लोग आते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, वो है पेडिग्री एनालिसिस। आपने देखा कि मॉर्गन और उनके जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने ड्रोसोफिला फ्लाई यूज़ किया, फ्रूट फ्लाई यूज़ किया जेनेटिक स्टडी के लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि विद इन वीक उनकी नई जनरेशन तैयार हो जाती है और कुछ ही महीने में वो कई जनरेशन स्टडी कर सकते हैं। पी प्लांट में सीज़न ले लेता है। ऐसे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो जिनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल शॉर्टर होती है और जल्दी जल्दी हम उनके रिजल्ट इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं इनहेरिटेंस के। लेकिन सोचो इंसानों में और बहुत सारे और अन्य जानवरों में, जैसे घोड़ा है, हाथी है, इन सबों में अगर कोई जेनेटिक कैरेक्टर स्टडी किया जाए तो इट विल टेक इवन 100 years और मोर देन 100 years टू कंक्लूड। तो पता लगा कि एक साइंटिस्ट लगा उसको पता करने में, वो मर गया, तब तक रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए, टू अवॉइड सच सर्कमस्टेंस, an analysis of traits in several generations of a family is done। इसका मतलब कि उसके पूरे फैमिली हिस्ट्री में देखा जाता है कि वो पर्टिकुलर ट्रेट कहाँ कहाँ किन में था, किस प्रकार से था। जैसे मान लो कर्ली हेयर है, अब पीछे पीढ़ी में किसके किसके कर्ली हेयर थे, किसके सीधे थे, हाँ वगैरह, पूरी हिस्ट्री को डिपिक्ट किया जाता है। एंड फाइनली a conclusion is drawn on the basis of the distribution of trait in the family history। यही पेडिग्री एनालिसिस है। तो an analysis of traits in a several of generations of a family is called the pedigree analysis। पहली बार रॉयल डिजीज शायद आपने सुना होगा, ये हीमोफीलिया होती एक बीमारी जिसमें क्लॉटिंग डिलेड होती है, ब्लड क्लॉटिंग इज़ डिलेड। ये रॉयल डिजीज़ कहलाती है क्योंकि ये रॉयल फैमिली में देखा गया। क्वीन विक्टोरिया वगैरह सब जो एलिजाबेथ, ये सब नाम सुना ना, इन फैमिली में ये था। तो वहाँ स्टडी किया गया था उसी के बेस पे कि कैसे कैसे किस में कैरेक्टर था। तो पता लगा कि जो क्वीन आई थी वो कैरियर थी और आकर के अपने आगे की पीढ़ियों में वो करेक्टर, वो ट्रेट दे दिया, वो डिजीज़ दे दिया। सो इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज़ यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटी और डिजीज़। मतलब कोई भी ट्रेट स्टडी करना हो, कोई डिजीज़ स्टडी करना हो, कोई भी इस तरह का हो, आप कर सकते हो। उसको डिपिक्ट करने के लिए, पेडिग्री को एनालिसिस को चार्ट फॉर्म में देने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। वो सिंबल्स हैं, मेल्स के लिए स्क्वायर होता है, फीमेल्स के लिए सर्किल होता है, और अगर रोम्बस दिया हुआ है तो वो ये माना जाता है कि सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मतलब ये ज्ञात नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, या कई बार माने नहीं रखता तो इससे लिख देते हैं। फिर इसके बाद होता है अगर एफ्लेक्टेड है, वो एफ्लेक्टेड तो उस स्क्वायर को या रम्बस को या सर्किल को कलर कर देते हैं। अच्छा, जो मेटिंग टाइप होते हैं, जो पेयर्स होते हैं जो आपस में मेट करते हैं, उनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं, और अगर वो क्लोज रिलेटिव्स में मेटिंग है तो उसे डबल लाइन से दिखाते हैं, डबल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से उनको जोड़ते हैं। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कॉन्सेंजीनियस मेटिंग कहते हैं इसे।
और फिर जो चिल्ड्रन होते हैं पेरेंट्स से जोड़े जाते हैं एक वर्टिकल लाइन के द्वारा इन ऑर्डर वन बाय वन, एक एक करके पहला बड़ा, फिर दूसरा छोटा, तीसरा, ऐसे करके ऑर्डर में जोड़ते हैं। तो कई बार क्या लिखा जाता है कि उसमें स्क्वायर या इसमें रोम्बस में संख्या लिख दी जाती है। इसका अब बिना कलर किए, इसका मतलब है कि इतने इंडिविजुअल जो थे वो अनअफेक्टेड थे। तो दीज आर द फ्यू सिंबल्स विच आर यूज्ड इन क्रिएटिंग द पेडिग्री एनालिसिस या पेडिग्री चार्ट। नाउ वी कम टू द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब इसी चैप्टर में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दिया गया है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का मतलब वो डिजीज़ेज और बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल। आज यहीं पर बंद करते हैं। हम लोग